सर्वज्ञ शुक्ला, ब्रह्मानंद कॉलेज कानपुर। और मैं इग्नू का काउंसलर हूं। और आज जो हम लोग विषय पढ़ने जा रहे हैं वो है BECC 132 प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम जो अध्याय पढ़ेंगे वो है बाजार संरचना। बाजार संरचना से तात्पर्य ऐसी अवस्था से है जहां क्रेता एवं विक्रेता एक साथ मिलते हैं। किसी उत्पाद या वस्तु के लिए बाजार का आशय ऐसे समग्र क्षेत्र से है जहां उस क्षेत्र में उत्पाद की एक ही कीमत विद्यमान हो। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया गया है, जिसमें ये विशेषताएं पाई जाती हैं। बाजार से अभिप्राय किसी स्थान विशेष से नहीं, बल्कि उस सारे क्षेत्र से है जहां वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। क्रेता विक्रेता दोनों बाजार के महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग हैं, जिनके अभाव में बाजार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः वस्तु या सेवा को खरीदने बेचने के लिए क्रेता विक्रेता होने चाहिए। अर्थशास्त्र में प्रत्येक वस्तु का बाजार पृथक पृथक होता है, अर्थात वस्तुएं जितनी होंगी अर्थशास्त्र में उतने ही बाजार माने जाते हैं। बाजार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं में स्वतंत्र रूप से प्रतियोगिता होनी चाहिए, अर्थात सौदा करते समय उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय कीमत तंत्र के माध्यम से होना चाहिए। तो ये विशेषताएं एक बाजार संरचना के लिए अर्थशास्त्र में आवश्यक रूप से पाई जानी चाहिए। अब आगे हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे बाजार ढांचे का वर्गीकरण। अब बाजार ढांचों को हम अलग अलग आधार पर विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला आधार है क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर बाजार को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग है स्थानीय बाजार। जब किसी वस्तु का विनिमय उसके क्रेता और विक्रेताओं द्वारा स्थान विशेष तक ही सीमित होता है, तो वह उस वस्तु का स्थानीय बाजार कहलाता है। यह बाजार प्रायः ऐसी वस्तुओं के होते हैं जो शीघ्र नष्ट होने वाली होती हैं, जैसे फल मंडी, सब्जी मंडी, दूध मंडी या मछली मंडी आदि। दूसरा तरीके का जो बाजार इस आधार पर होता है वो होता है क्षेत्रीय बाजार या प्रांतीय बाजार। जिन वस्तुओं की बिक्री या खरीद पूरे राज्य या प्रांत में होती है, उन वस्तुओं का बाजार प्रांतीय बाजार या क्षेत्रीय बाजार कहलाता है। और तीसरा जो उसमें बाजार होता है वो होता है राष्ट्रीय बाजार। जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय किसी स्थान, प्रांत या राज्य तक सीमित न होकर देशव्यापी होता है, अर्थात उसके क्रेता एवं विक्रेता देश भर में फैले होते हैं, तो ऐसी वस्तु का बाजार राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। और चौथा जो आधार पर बाजार होता है वो होता है अंतरराष्ट्रीय बाजार। यदि किसी वस्तु का क्रय विक्रय विश्व के विभिन्न बाजारों में किया जाता है और उसके क्रेता एवं विक्रेता संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं, तो उस वस्तु का बाजार अंतरराष्ट्रीय बाजार कहलाता है, जैसे सोना, चांदी तथा पेट्रोलियम उत्पाद आदि। इसके बाद जो अगला आधार है वो है व्यापार की मात्रा के आधार पर। व्यापार की मात्रा के आधार पर हम बाजार को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला थोक बाजार। थोक बाजार में वस्तुएं थोक मात्रा में खरीदी व बेची जाती हैं। और दूसरा खुदरा बाजार या फुटकर बाजार। खुदरा बाजार में वस्तुएं थोड़ी मात्रा में खरीदी या बेची जाती हैं। इसके बाद अगला जो आधार है वो है समय के आधार पर। समय के आधार पर हम 4 भागों में बाजार को विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला भाग है अति अल्पावधि बाजार या दैनिक बाजार। इस प्रकार के बाजार में विक्रेता को वस्तु की पूर्ति बढ़ाने का समय नहीं मिल पाता, अतः इस प्रकार के बाजार में केवल मांग से प्रभावित होते हैं। अल्पकालीन बाजार ऐसे बाजार होते हैं जिनमें दैनिक बाजार की अपेक्षा
वस्तु की पूर्ति कुछ सीमा तक बढ़ाई जा सकती है। चूंकि पूर्ति मांग के अनुपात में बढ़ाई जा सकती है, इसलिए इन वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में मांग पूर्ति प्रभाव ही अधिक प्रभावी रहता है। तीसरा बाजार इस आधार पर जो होता है, वो होता है दीर्घकालीन बाजार। दीर्घकालीन बाजार की अवधि इतनी लंबी होती है कि मांग के घटने पर उत्पादक वस्तु की पूर्ति कम और मांग के बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ा सकता है। इस प्रकार के बाजार में मूल्य निर्धारण में मांग पूर्ति का समान प्रभाव पड़ता है। और जो चौथा आधार बाजार इस आधार पर होता है, वो होता है अति दीर्घकालीन बाजार। अति दीर्घकालीन बाजार अवधि में इतनी लंबी होते हैं कि उत्पादक उपभोक्ता के स्वभाव, रुचि और फैशन के अनुसार वस्तुएं बना सकता है। नए-नए उद्योग स्थापित हो सकते हैं और वस्तु का उत्पादन किसी भी मात्रा तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार मांग की तुलना में वस्तु की पूर्ति बहुत लोचदार होती है। ऐसे बाजार में पूर्ति का मूल्य ही निर्धारण में अधिक प्रभावी रहता है। और अगला आधार होता है बिक्री प्रक्रिया के आधार पर। बिक्री प्रक्रिया के आधार पर निरीक्षण द्वारा बेची जाने वाली वस्तु इस प्रकार के बाजार में वस्तु का क्रय विक्रय उनके निरीक्षण के बाद ही संभव होता है, जैसे पशुओं का बाजार। दूसरा जो आधार होता है इसमें वो होता है प्रमाणीकरण वस्तुओं का आधार बाजार। इस प्रकार के बाजार में वस्तु का क्रय विक्रय उनके नमूने या सैंपल देखकर होता है, जैसे सौंदर्य प्रसाधन का बाजार। तीसरा बाजार जो इस आधार पर होता है वो होता है ग्रेडिंग द्वारा वस्तुओं की बिक्री का बाजार। इस प्रकार के बाजार में वस्तुओं में का क्रय विक्रय उनकी ग्रेड के द्वारा किया जाता है। और जो चौथा बाजार इस आधार पर होता है वो होता है ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री बाजार। इस बाजार में वस्तुओं के ट्रेडमार्क से ही वस्तु की खरीद बिक्री हो जाती है। इसके बाद अगला जो बाजार आधार है वो है नियंत्रण के आधार पर। इस आधार पर बाजार को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला नियंत्रित बाजार। नियंत्रित बाजार वो बाजार होते हैं जिनमें वस्तुओं का क्रय विक्रय सरकार के नियंत्रण में रहता है। इस प्रकार का बाजार प्रायः अनिवार्य वस्तुओं से संबंधित होता है। दूसरा जो बाजार इस आधार पर होता है वो होता है अनियंत्रित बाजार। इस प्रकार के बाजार में वस्तुओं के क्रय विक्रय पर किसी प्रकार का सरकारी नियंत्रण नहीं होता। वस्तुओं के खरीद फरोख्त के लिए स्वतंत्र बाजार होता है। तो ये कुछ हमारे आधारभूत बाजार हैं जिनको हम बिना अर्थशास्त्र के भी समझ सकते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र के आधार पर जो बाजारों का वर्गीकरण होता है वो होता है प्रतियोगिता के आधार पर। प्रतियोगिता के आधार पर हम बाजार को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जिसे हम परफेक्ट मार्केट कंपटीशन कहते हैं, और दूसरा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार जिसे हम इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन कहते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में चार तरीके के बाजारों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें द्वयाधिकार यानी कि डुओपोली, अल्पाधिकार यानी ओलिगोपोली, एकाधिकार या एकाधिकार कृत प्रतियोगिता बाजार मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और एकाधिकार बाजार यानी कि मोनोपोली को सम्मिलित किया जाता है। तो प्रतियोगिता के आधार पर हम इस अध्याय में बाजारों का वर्गीकरण पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कैसे अलग-अलग प्रतियोगिता बाजार में हम वस्तुओं का निर्धारण, कीमत का निर्धारण फर्म के आधार पर और उद्योग के आधार पर कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है इसके बारे में पहले हम लोग चर्चा करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है और विभिन्न विक्रेताओं के द्वारा बेची जाने वाली वस्तु क्रेताओं की दृष्टि में समरूप होती है। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेता और विक्रेता बड़ी संख्या में वस्तु का विनिमय करते हैं। उनको बाजार की अवस्था का पूर्ण ज्ञान होता है तथा कीमत की प्रवृत्ति समस्त बाजार में एक समान ही होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जो सबसे पहला इसमें जो विशेषता पाई जाती है वो है क्रेताओं और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या का होना।
पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रेताओं के साथ-साथ क्रेताओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक क्रेता उद्योग के कुल उत्पाद का एक बहुत छोटा-सा भाग ही खरीदता है। अर्थात वह अपनी सीमित खरीद या मांग के कारण ही वस्तु की कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता है। दूसरा, समरूप वस्तुएं या होमोजीनियस प्रोडक्ट। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं रंग, रूप, आकार, गुण में समरूप होती हैं, अर्थात बाजार में किसी प्रकार का कोई वस्तु विभेद नहीं पाया जाता है। तीसरा, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने अथवा उससे बाहर निकलने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। कोई भी फर्म जब चाहे बाजार को ज्वाइन कर सकती है, उसमें प्रवेश कर सकती है और जब चाहे उसको छोड़कर जा सकती है। कोई भी फर्म प्रवेश कर सकती है और जब भी चाहेगी उसको छोड़कर जा सकती है। तो ये एक विशेषता होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। अगला जो इसमें बिंदु है वो है पूर्ण ज्ञान। क्रेताओं एवं विक्रेताओं दोनों को वस्तु की कीमत की पूर्ण जानकारी होती है। क्रेताओं को इस बात की जानकारी होती है कि भिन्न-भिन्न विक्रेताओं के द्वारा वस्तु को किस कीमत पर बेचा जा रहा है और विक्रेताओं को यह ज्ञान होता है कि कहाँ और किस क्रेता से उन्हें कीमत प्राप्त हो सकती है। तो इसमें दोनों ही स्तर पर, विक्रेता के स्तर पर भी और क्रेता के स्तर पर भी बाजार की जो स्थिति होती है उसका पूर्ण ज्ञान दोनों पक्षों को होता है। अगला इसमें जो बिंदु है वो है पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत देश के अंदर उत्पाद के साधन पूर्ण गतिशील होते हैं, जिससे समर्थ अर्थव्यवस्था में उत्पादन की लागत एक रूप रहती है। अगला जो बिंदु इस पे है वो है परिवहन लागतों का अभाव। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु के यातायात की लागत का कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला बिंदु विक्रय लागत का अभाव। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता विज्ञापन, प्रचार आदि पर खर्च नहीं करता है। अगला बिंदु समान मूल्य। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित रहती है। यदि कोई विक्रेता अधिक कीमत रखेगा तो उसकी मांग शून्य हो जाएगी। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कोई भी जो विक्रेता होगा वो कीमत निर्धारित नहीं कर सकता। एक समान कीमत जो वस्तु की बाजार में प्रचलित है, उसी कीमत पर, उसी मूल्य पर उसे अपनी उत्पाद को बेचना पड़ेगा। अगला बिंदु जो इस पे है वो है सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु के विक्रेताओं और क्रेताओं पर सरकार या अन्य किसी संस्था की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता है। सरकार वस्तुओं पर किसी प्रकार का टैरिफ नहीं लगाती है। और जो अंतिम बिंदु इस पे है वो है फर्म का कीमत ग्रहीता होना। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म कीमत ग्रहण करने वाली होती है, ना कि कीमत निर्धारित करने वाली। यहाँ पर जो प्रचलित मूल्य होता है उसी मूल्य पर एक फर्म को अपनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा। वो अपने अनुसार वस्तु का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकती। अब इतनी विशेषताओं को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में एक प्रश्न गूंजता है, क्या पूर्ण प्रतियोगिता एक मिथ्या कल्पना है? तो पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित जितनी भी विशेषताएं हमने ऊपर अभी पढ़ी हैं, उनका वास्तविक संसार में होना संभव नहीं है। इसलिए अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पूर्ण प्रतियोगिता एक कोरी कल्पना मात्र है और इसके अंतर्गत कीमत निर्धारण सिद्धांत की खोज करना व्यर्थ है। ना तो वास्तविक जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि क्रेता तथा विक्रेता को मूल्य को किसी अंश तक प्रभावित कर सके, ना फर्मों को उद्योग में आने या बाहर जाने की स्वतंत्रता होती है, ना ही विभिन्न उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुएं एक समान या समरूप होती हैं, ना क्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, ना ही विक्रेता एवं क्रेता स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, ना कीमतों तथा लाभों का पूरा ज्ञान प्राप्त होता है और ना उत्पादन के साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। अतः वास्तविक जीवन में
ऐसे बाजारों का उदाहरण देना अत्यधिक कठिन है। फिर भी कुछ बाजार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के निकटस्थ अवश्य होते हैं, जिसमें पहला बाजार है विदेशी विनिमय बाजार। मुद्रा समरूप या सजाती होती है तथा कारोबारी अनेक क्रेताओं तक एक समान एवं निर्बाध पहुंच रखते हैं। क्रेताओं एवं विक्रेताओं के पास करेंसी को किसी से भी खरीदने या बेचने का विकल्प होता है। करेंसी की सापेक्ष कीमत की अच्छी जानकारी क्रेताओं के पास रहती है, इसलिए वे करेंसी क्रय करते समय विद्यमान कीमतों के बीच तुलना कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी विनिमय बाजार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के निकटस्थ हो जाता है। अगला बाजार जो पूर्ण प्रतियोगिता के निकटस्थ है, वो है कृषि बाजार। सामान्यतः अनेक कृषक बाजार में एक जैसा उत्पाद ही बेचते हैं, जहां क्रेताओं की संख्या भी बहुत अधिक होती है। बाजार में कीमतों की तुलना करना भी आसान होता है, इसलिए कृषि बाजार भी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के निकटस्थ पाए जाते हैं। अगला बाजार जो कि काफी कॉमन भी है हमारे बीच में, वो है इंटरनेट आधारित बाजार। इंटरनेट आधारित बाजार क्या होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इंटरनेट ने अनेक बाजारों का पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के निकटस्थ बना दिया है, क्योंकि इंटरनेट पर कीमतों की तुलना शीघ्रता एवं दक्षता से कर पाना आसान हो गया है। इंटरनेट के माध्यम से बाजार में प्रवेश अब अपेक्षाकृत आसान हो गया है। उदाहरण के लिए अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी सेवाओं के माध्यम से इंटरनेट पर बिक्री किया जाना पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के सादृश्य है। बाजार तक समान पहुंच तथा उत्पादों और कीमतों के बारे में पूर्ण जानकारी की उपलब्धता से कीमतें बाजार कीमत के अनुरूप कम होना प्रारंभ हो जाती हैं और दीर्घकाल में ऐसी फर्में केवल सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं। तो इस प्रकार अगर हम चर्चा के स्वरूप में देखें तो 3 तरीके के जो बाजार हैं वो पूर्ण प्रतियोगिता के निकटस्थ बाजार होंगे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा विदेशी विनिमय बाजार, कृषि बाजार और इंटरनेट आधारित बाजार के बारे में। अब अगला प्रश्न ये आता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमतों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग एवं फर्म 2 अलग-अलग इकाइयां होती हैं। उद्योग एक वृहद इकाई होती है, जबकि फर्म एक छोटी इकाई होती है। उद्योग फर्मों का एक समूह है जो किसी एक किस्म की वस्तु का उत्पादन करती है, जैसे सूती कपड़ा तैयार करने वाली मिलों को सूती कपड़ा उद्योग तथा चीनी निर्माण करने वाली मिलों को चीनी उद्योग कहा जाएगा। इसके विपरीत फर्म से आशय एक वस्तु के अकेले उत्पादन से है। पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी एक फर्म अकेले ही बाजार कीमत पर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि पूरे उद्योग के उत्पादन की तुलना में उसका उत्पादन नगण्य होता है। किंतु अनेक फर्में मिलकर बाजार कीमत को प्रभावित कर सकती हैं। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म जो अकेली है वो फर्म कीमत निर्धारण नहीं कर सकती। अतः पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत निर्धारण का अध्ययन हम अब जो करेंगे इन शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। सबसे पहला, उद्योग द्वारा कीमत निर्धारण। उद्योग एवं उपभोक्ताओं के स्वार्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं। उद्योग अधिक से अधिक कीमत वसूल करना चाहता है, जबकि उपभोक्ता कम से कम कीमत देना चाहता है। सौदा तय वहां होता है जब दोनों एक कीमत पर राजी हो जाते हैं। यही कीमत संतुलन की कीमत होती है, क्योंकि यह विपरीत स्वार्थों के बीच संतुलन लाती है। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में साम्य कीमत का निर्धारण किसी एक उत्पादक फर्म द्वारा नहीं, बल्कि सभी क्रेताओं एवं विक्रेताओं द्वारा होता है। अर्थात उद्योग की मांग और पूर्ति अर्थात कुल मांग और पूर्ति द्वारा ही साम्य कीमत का निर्धारण होता है। मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा जिस
साम्य कीमत का निर्धारण होता है उसे प्रत्येक फर्म स्वीकार कर लेती है। यानी फर्म स्वयं कीमत निर्धारण नहीं कर सकती, बल्कि जो कीमत उद्योग द्वारा तय होती है उसे ही फर्मों को स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार इस विवेचना से ये चीजें स्पष्ट होकर हमारे सामने आती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण उद्योग की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। उद्योग, कीमत निर्धारक तथा फर्में स्वीकार करने वाली होती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में सारे बाजार में केवल एक ही कीमत प्रभावी होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग रेखा ओ एक्स अक्ष के समांतर होती है, अर्थात फर्म के लिए वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत औसत आय तथा सीमांत आय तीनों के बराबर होती है, अर्थात प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि कीमत बराबर औसत मूल्य या औसत आगम बराबर सीमांत आगम। तो ये कुछ विशेषताएं हैं हमारी कीमत निर्धारण करने में फर्म के सापेक्ष में, उद्योग के सापेक्ष में। फर्म का साम्य या कीमत निर्धारण, अब अगला जो बिंदु हम लोग इसमें चर्चा में लाएंगे वो है फर्म का साम्य या कीमत निर्धारण। एक फर्म साम्य की स्थिति में तब कही जाएगी जबकि उसके उत्पाद की मात्रा में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं हो, अर्थात साम्यावस्था में फर्म उत्पादन की वह मात्रा तथा वह कीमत निश्चित करेगी जिस पर उसको अधिकतम लाभ या अधिकतम शुद्ध आय प्राप्त होती है। संक्षेप में फर्म के साम्य की अवस्था में ये विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला बिंदु, इस स्थिति में फर्म अपनी कीमत या उत्पादन की मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहती। दूसरा बिंदु, फर्म परिवर्तनहीनता की स्थिति में उस समय पहुंचती है जबकि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। और तीसरा बिंदु, साम्य की अवस्था में उत्पादन लागत न्यूनतम होती है। अब फर्म के साम्य की कुछ विशेषताएं हैं, विश्लेषण की कुछ मान्यताएं हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है या पहला बिंदु है, प्रत्येक फर्म या उत्पादक का व्यवहार विवेकपूर्ण है और उसका मुख्य उद्देश्य अपने मौद्रिक लाभों को अधिकतम करना होता है। दूसरा बिंदु, फर्म उत्पादन की मौद्रिक लागतों को न्यूनतम बनाने के लिए प्रयत्नशील रहती है। तीसरा बिंदु, प्रत्येक फर्म केवल एक ही वस्तु का उत्पादन करती है। अगला बिंदु, उत्पत्ति के प्रत्येक साधन का मूल्य निश्चित होता है। अगला बिंदु, उत्पत्ति के साधन की सभी इकाइयां समान रूप से कार्यकुशल हैं और सभी साधनों की पूर्ति बाजार में प्रचलित कीमतों पर असीमित लोच वाली होती है। तो ये कुछ मान्यताएं हैं फर्म के साम्य विश्लेषण की। अब पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का साम्य किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, उसके लिए हम दो विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें पहली विधि है कुल आय तथा व्यय विधि। इस विधि का प्रयोग करने के लिए हमें दो प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। पहला, हमें ज्ञात होना चाहिए कि फर्म को वस्तु विशेष की विभिन्न मात्राओं की बिक्री से कितना आगम या आय प्राप्त होती है। अगला बिंदु, इन वस्तुओं के उत्पादन पर फर्म कितनी कुल लागत व्यय करती है। एक फर्म उस समय संतुलन में होती है जब उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा हो। फर्म के कुल लाभ का अनुमान कुल आय में से कुल लागत को घटाकर लगाया जा सकता है। इस प्रकार कुल लाभ बराबर कुल आय माइनस कुल लागत। अब इसको हम लोग रेखा चित्र द्वारा एक स्पष्टीकरण से समझ सकते हैं। मैं आपको रेखा चित्र पहले दिखा देता हूं, फिर इसको मैं स्पष्टीकरण आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक रेखा चित्र है जिसमें हम कुल आय और कुल लागत विधि से या कुल आगम और कुल लागत विधि से कीमत निर्धारण कर रहे हैं फर्म के साम्य की। अब इसका मैं आपको एक विश्लेषण समझाता हूं। रेखा चित्र जो भी आपके सामने आया
उसका स्पष्टीकरण होने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हम फर्म के साम्य की अवस्था को में मूल्य को निर्धारित कर सकते हैं। फर्म के संतुलन को कुल आगम और कुल लागत विधि द्वारा रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट है कि फर्म जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि करती है, वैसे वैसे कुल आगम वक्र और कुल लागत वक्र के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए जो ये कर्व जा रहा है, हमारा वक्र जा रहा है जो टीसी, ये टोटल कॉस्ट यानी कि कुल लागत है, और जो ये टीआर कर्व हमारा जा रहा है, ये टोटल रेवेन्यू यानी कि कुल आगम है। जहां पर इनके बीच का अंतर सबसे अधिक है, वहां पर हमको सबसे अधिकतम लाभ मिलेगा। इसी को देखिए आपको इस प्रदर्शन के द्वारा समझाया जा रहा है। तो रेखा चित्र से स्पष्ट है कि फर्म जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि करती है, वैसे वैसे कुल आगम वक्र और कुल लागत वक्र के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, अर्थात फर्म का लाभ बढ़ता जाता है। ओएम उत्पादन पर फर्म को अधिकतम एबी, यानी कि एबी का मतलब क्या है यहाँ पर, एएम और बीएम के बीच की दूरी का अंतर के बराबर लाभ मिलता है। अतः फर्म का संतुलन ओएम बिंदु पर होता है। यदि फर्म उत्पादन की मात्रा ओएम से बढ़ाती है, तब भी लाभ एबी से कम हो जाता है। अब प्रश्न यह है कि उत्पादन की मात्रा को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ओएम उत्पादन की मात्रा ज्ञात करने के लिए हमें टीसी वक्र तथा टीआर वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं खींचनी होंगी। जहां पर कुल आय वक्र तथा कुल लागत वक्र की स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, वहां पर इन बिंदुओं के बीच का अधिकतम अंतर होगा। रेखा चित्र में टीआर वक्र के आई बिंदु पर टीटी तथा टीसी वक्र के 6 बिंदु पर टी1 स्पर्श रेखाएं हैं और एक दूसरे के समांतर हैं। अतः यहाँ पर यह पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो फर्म होगी वो साम्य की स्थिति में होगी। ये देखिए आपके सामने दोबारा से मैं रेखा चित्र प्रदर्शित कर दे रहा हूँ, और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारे दोनों वक्रों के बीच में अधिकतम अंतर है वो किस बिंदुओं पर है, और उस बिंदु पर हमारे उत्पादन का की क्या प्रायश्चितता होती है वो हम यहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं कुल आगम और कुल लागत विधि के द्वारा। और दूसरी विधि जो उसमें है वो है सीमांत आय तथा सीमांत लागत विधि। इस विधि के अनुसार फर्म का साम्य उस उत्पादन स्थल पर होता है जहां पर उसकी कीमत या सीमांत कीमत सीमांत आय के बराबर होती है। अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का साम्य दो शर्तों पर आधारित होता है। पहली शर्त, सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम माइनस कीमत, और दूसरा, संतुलन बिंदु पर सीमांत लागत वक्र ऊपर चढ़ता हुआ हो। ये अगर दो आधारभूत शर्तें हैं हमारे अल्पकाल के में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के साम्य के लिए। अल्पकाल में समय इतना नहीं होता है कि मांग के अनुसार पूर्ति को समायोजित किया जा सके, इसलिए अल्पकाल में साम्य की स्थिति में फर्म को 3 परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। पहली परिस्थिति, यदि एक फर्म की औसत लागत औसत आय से अधिक है तो फर्म को हानि होगी। यदि एक फर्म की औसत लागत औसत आय के बराबर है तो फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। यदि फर्म की औसत लागत औसत आय से कम है तो फर्म को असामान्य लाभ होगा। इन 3 अवस्थाओं को रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहला साधारण लाभ, असाधारण लाभ देखते हैं हम लोग पहले। रेखा चित्र में अभी आपके सामने एक रेखा चित्र प्रस्तुत करूंगा मैं, और उसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे असामान्य लाभ की स्थिति उत्पन्न होती है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में फर्म को के साम्य को निर्धारित करते समय। रेखा चित्र में उद्योग में कुल मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा की P1 बिंदु पर P1 M1 कीमत निर्धारित होती है। चूंकि फर्म के लिए यह कीमत निर्धारित है, इसलिए P1 बिंदु से एक P रेखा X अक्ष के समांतर खींची गई है। अतः फर्म द्वारा स्वीकृत की गई कीमत
ओए तथा ओए या पीएम है। चूंकि कीमत को ही औसत आय द्वारा आय कहते हैं और पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आय और सीमांत आय बराबर होती है, इसलिए तीनों को एक क्षैतिज द्वारा प्रदर्शित किया गया है। फर्म वस्तु के उत्पाद की वह मात्रा निर्धारित करेगी जहां पर सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होगी। रेखा चित्र में पी बिंदु पर यह दोनों बराबर हैं। इस बिंदु द्वारा बताई गई उत्पादन की मात्रा ओएम है। इसे साम्य मात्रा भी कहते हैं। फर्म के लाभ या हानि की स्थिति ज्ञात करने के लिए औसत आय और औसत लागत रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी को ज्ञात करना होता है। रेखा चित्र में ए आर तथा ए सी रेखाओं के बीच लंबवत दूरी पीसी है, जो कि प्रति इकाई लाभ को बताती है। कुल लाभ को ज्ञात करने के लिए पीसी को कुल उत्पादन बीसी या ओएम से गुणा कर दिया जा सकता है, अर्थात पीसी गुणा ओएम इज इक्वल टू आयत बी सी पी ए। फर्म का लाभ इस प्रकार भी निकाला जा सकता है। ओएम मात्रा का उत्पादन करने की कुल लागत ओएमसीबी और कुल आय ओएमपीए है। अतः कुल उत्पादन ओएम से फर्म का लाभ ओएमपीए माइनस ओएमसीबी अगर हम घटाते हैं तो जो हमको मूल्य मिलेगा वो बीसीपीए के बराबर होगा। इस प्रकार रेखा चित्र से स्पष्ट है कि संतुलन की अवस्था में फर्म पीएम कीमत लेगी, ओएम वस्तु का उत्पादन करेगी और बीसीपीए उसे कुल लाभ होगा। अब देखिए मैं आपके सामने रेखा चित्र प्रदर्शित कर रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं कि कैसे इसमें हम साम्य की स्थिति में आएंगे। ये देखिए आपके सामने रेखा चित्र है ये, और इसमें देखिए प्राइस बराबर एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू, यानी कि कीमत बराबर औसत आगम बराबर सीमांत आगम। और ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये आयत है बीसीपीए, जो हमारी असामान्य लाभ की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। और देखिए यहाँ पर जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, यानी कि जो एसी कर्व है, उसको मार्जिनल कॉस्ट कर्व या सीमांत लागत वक्र जो है वो हम नीचे बिंदु से काट रहा है। और यहाँ पर देखिए जो ये आपके सामने डिमांड कर्व जो दिया गया है डी से जो प्रदर्शित हो रहा है ये डिमांड कर्व है। और यहाँ पर जहां पर इसको ये सीमांत लागत वक्र टच करता है या छूता है, वहां से हम अपने उत्पादन को आधारित करते हैं। और देखिए ओएम के बराबर उत्पादन करने पर हमको असाधारण लाभ बीसीपीए के बराबर प्राप्त होगा, जो कि अभी आपको मैं स्पष्टीकरण द्वारा बता भी चुका हूं। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे के जो मूल्य हैं उनको देखते हैं। आगे के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। देखिए अब उद्योग द्वारा कीमत का निर्धारण इसमें आएगा। तो उद्योग के द्वारा कीमत निर्धारण को हम लोग चर्चा में बता चुके हैं और इसके आगे की जो चर्चा है हम लोग जारी रखते हैं। अगली स्थिति होगी सामान्य लाभ की। रेखा चित्र में फर्म के साम्य की अवस्था में सामान्य लाभ की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। लागत तथा आगम वक्रों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि सामान्य लाभ की स्थिति वहां पर उत्पन्न होगी जहां पर साम बिंदु P बराबर एम आर इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू पीएम होगा, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट या प्राइस। साम्य उत्पादन ओएम साम्य उत्पादन पर औसत लागत पीएम होगी और जो हमारी औसत लागत यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं हम वो पीएम से प्रदर्शित कर रहे हैं और औसत लागत बराबर औसत आगम होगी। फर्म को इस स्थिति में ना तो लाभ हो सकता है ना हानि हो सकती है, अथवा अगर लाभ होगा भी तो बहुत सामान्य लाभ होगा। इसको देखिए मैं रेखा चित्र से प्रदर्शित कर रहा हूं आपके सामने। ये देखिए यहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है हमारा, उसको एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे बिंदु से काट रही है, लेकिन देखिए जो ये बिंदु का जो हमारा जो साम्य बिंदु जो बनेगा वो हमारा मूल्य कर्व पे बनेगा, यानी कि
जो हमारा डिमांड कर्व है उस पे बनेगा। तो यहाँ पर हम अपने कीमत को निर्धारित करेंगे, ओएम बराबर ओएम जो हमारा उत्पादन होगा और जो हमें सामान्य लाभ प्राप्त होगा वो पीएम के बराबर होगा। जो हमारी लागत आएगी वो पीएम के बराबर आएगी। इसके बाद आगे की जो स्थिति है इसमें होगी रेखा हानि की स्थिति। रेखा चित्र में फर्म के साम्य की अवस्था में हानि की स्थिति को प्रकट किया गया है। लागत तथा आगम वक्रों का अध्ययन करने से हमको ज्ञात होता है कि साम्य बिंदु P वहां होगा जहां MR इज इक्वल टू MC होगा। MR यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू या सीमांत आगम और MC इज इक्वल टू सीमांत लागत। साम्य उत्पाद OM औसत लागत MK और औसत आगम MP से प्रदर्शित किया गया है। प्रति इकाई हानि जो हमारी होगी वो हमारी औसत लागत और औसत आगम यानी कि MK और MP के बीच के अंतर को प्रदर्शित करेगी, जो कि PK बिंदु होगा, और जो कुल हानि हमारी होगी वो होगी HPKS के बराबर, जो अभी आपको मैं रेखा चित्र से प्रदर्शित करूंगा। ये देखिए, यहां पर जो हानि की स्थिति में हमारा जो MC कर्व है वो अब हमारे मूल्य कीमत को उसकी रेखा पर काटेगा, और जो हमारा AC कर्व है वो उसके ऊपर उसको बिंदु पर स्पर्श करेगा, और जो हमारा ये डॉटेड एरिया आप जो देख रहे हैं, ये डॉटेड क्षेत्र जो देख रहे हैं, ये हमारी हानि को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो ये वो स्थिति है जब फर्म को हानि हो सकती है। तो अल्पकाल में फर्म के कीमत निर्धारण में तीन स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। या तो हमको असाधारण लाभ हो सकता है, या हमको साधारण लाभ हो सकता है, या हमको असामान्य हानि का सामना करना पड़ सकता है, या हानि का सामना करना पड़ सकता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न ये आता है कि क्या अल्पकाल में अगर फर्म हानि उठाती है तो भी उत्पादन को जारी रखेगी? अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। फर्म की कुल लागत में से दो प्रकार की लागतें सम्मिलित होती हैं, निश्चित लागत और परिवर्तनशील लागत। निश्चित लागत वह लागत है जो कि उत्पाद के साथ ना तो बढ़ती है और ना ही कम होती है। यदि उत्पादन बंद भी कर दिया जाए तो निश्चित लागत समाप्त नहीं होगी। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि जब हम किसी व्यवसाय को करते हैं तो उसमें दो तरह की लागतें हमारे सामने होती हैं, एक निश्चित लागत होती है और एक परिवर्तनशील लागत होती है। निश्चित लागत वो लागत होती है जिसको हम उत्पाद ना करने पर भी भुगतान करने के लिए बाध्य होते हैं, और परिवर्तनशील लागत वो लागत होती है जो उत्पाद की मात्रा के घटने बढ़ने के साथ साथ घटती बढ़ती है, जैसा कि अभी आप लोग चर्चा भी कर रहे हैं इसकी। यदि उत्पाद बंद भी कर दिया जाएगा तो भी निश्चित लागत समाप्त नहीं होगी। इसके विपरीत परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा के अनुपात में घटती बढ़ती है। यदि किसी उत्पादक को परिवर्तनशील लागत के बराबर भी मूल्य प्राप्त हो जाता है तो भी वह उत्पादन करेगा, क्योंकि वह जानता है कि यदि उत्पादन बंद भी हो जाएगा तो भी उसे निश्चित लागत का भुगतान करना पड़ेगा, उसका भुगतान समाप्त नहीं होगा। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में कीमत गिरने की न्यूनतम सीमा वस्तु की औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर होती है, या औसत परिवर्तनशील लागत होती है, क्योंकि कीमत इससे कम अगर हो जाएगी तो उसे हमें बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चर्चा का मुख्य विषय यही था कि क्या अल्पकाल में भी फर्म हानि उठाकर उत्पाद को जारी रखेगी? तो अगर उसको अपनी परिवर्तनशील लागत के बराबर भी मूल्य प्राप्त हो रहा होगा तो वहां पर फर्म उत्पाद को जारी रखेगी। अगर उसको परिवर्तनशील लागत के बराबर भी मूल्य प्राप्त नहीं होता है तब वो इस स्थिति में होगी कि उसे उत्पाद बंद करना पड़ेगा। तो ये तो दो स्थितियां हुई हमारे साम्य निर्धारण की या कीमत निर्धारण की, उद्योग के साम्य की और फर्म के साम्य की हमारे अल्पकाल की अवधि में। अब दीर्घकाल में हम कैसे इसका मूल्य निर्धारण करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले दीर्घकाल में फर्म का साम्य अथवा कीमत निर्धारण। दीर्घकाल के अंतर्गत मांग में परिवर्तन के अनुसार पूर्ति में भी परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि दीर्घकाल में समयावधि इतनी ज्यादा होती है कि हम या उत्पादक अपने अनुसार या मांग के अनुसार वस्तु के उत्पादन को कम या ज्यादा कर सकता है। इसलिए दीर्घकाल में
पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। यदि फर्म की औसत लागत औसत आय से कम है, तो फर्म को असामान्य लाभ होगा। इस लाभ को देखकर हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, नई फर्म उद्योग की ओर आकर्षित होगी और वस्तु की आपूर्ति बढ़ने के कारण उसकी कीमत गिर जाएगी और असामान्य लाभ समाप्त हो जाएगा। इसके विपरीत, यदि औसत लागत औसत आय से अधिक है, तो फर्मों का लाभ सामान्य लाभ से कम होगा, अर्थात हानि होगी। कुछ अकुशल फर्में उद्योग को छोड़कर चली जाएंगी और वस्तु की पूर्ति कम हो जाने के कारण उसकी कीमत बढ़ जाएगी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल के अंतर्गत कीमत निर्धारण की आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं। पहली शर्त, औसत आय बराबर औसत लागत, क्योंकि दीर्घकाल में सामान्य लाभ प्राप्त होता है। दूसरी शर्त, औसत आय बराबर सीमांत आय, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत एक होने के कारण दोनों का बराबर होना आवश्यक है। और तीसरा, सीमांत आय बराबर सीमांत लागत, क्योंकि अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए दोनों का बराबर होना आवश्यक है। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पर औसत आय, औसत लागत, सीमांत आय, सीमांत लागत चारों वक्रों की रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। रेखा चित्र अभी आपके सामने जो प्रदर्शित होगा, उसमें बिंदु P संतुलन बिंदु है, जहां पर MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटता है। संतुलन उत्पादन MP है। उस उत्पादन स्तर पर औसत आय औसत लागत के बराबर है, अतः फर्म को केवल सामान्य लाभ या शून्य लाभ ही प्राप्त हो रहा होगा। अभी आपके सामने देखिए, मैं रेखा चित्र प्रदर्शित करता हूं। ये देखिए, जैसा अभी हम लोगों ने सामान्य लाभ का इससे पहले वाला भी रेखा चित्र देखा था, अल्पकाल की अवधि में लगभग वही ये रेखा चित्र रहता है। इसमें बहुत ज्यादा अंतर की स्थिति नहीं आती, क्योंकि दीर्घकाल में जैसे भी हम लोगों ने चर्चा में देखा भी कि अगर कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि कुछ फर्में उत्पाद कर रही हैं, तो कुछ नई फर्में उसमें जुड़ेंगी और जो असामान्य लाभ की स्थिति है वापस सामान्य लाभ की स्थिति में आ जाएगी। और अगर उसमें आगे आके जब सामान्य लाभ होने लगेगा, तो कुछ अकुशल फर्में जो होंगी वो बाजार को छोड़कर चली जाएंगी, जिससे कि वापस जो फर्में उस व्यवसाय में लगी हुई हैं उनको फिर से सामान्य लाभ प्राप्त होने लगेगा। तो ये कुछ स्थितियां हैं हमारी, जहां पर फर्म को दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। अब उद्योग का दीर्घकाल में क्या स्थिति होती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। दीर्घकाल में उद्योग का साम्य दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पूर्ण साम्य की अवस्था में उस समय होती है जबकि ये दो शर्तें पूरी हो रही हैं। पहली, उद्योग की प्रत्येक फर्म व्यक्तिगत रूप से साम्य अवस्था में हो, यह उस उत्पादन की मात्रा पर होगी जहां पर की सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर हो और सीमांत आगम रेखा को ठीक साम बिंदु के नीचे से काटा जा रहा हो, जैसा भी आप लोगों ने रेखा चित्र में देखा भी था। फर्मों की संख्या में परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं आएगी। यह उस समय होगा जबकि औसत लागत औसत आगम के बराबर होगी। तो ये स्थितियां हैं जिनको वापस इस रेखा चित्र से समझ सकते हैं। देखिए, यही रेखा चित्र हमारा दीर्घकाल में जो है उद्योगों के लिए भी रहेगा, क्योंकि उद्योग भी उस स्थिति में नहीं होगा दीर्घकाल में कि वो असामान्य लाभ उठा सके। अगर दीर्घकाल की स्थिति में आएंगे तो उद्योग को भी वहां पर सामान्य लाभ ही प्राप्त हो रहा होगा। तो इस प्रकार इस परिचर्चा में आज हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं उसमें हमने पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कैसे फर्म होती है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति क्या होती है, उसके बारे में जाना, जिसमें मैंने आपको बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वो स्थिति है जहां पर क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है और कोई एक फर्म इस स्थिति में नहीं होती है कि वो
किसी वस्तु के मूल्य को प्रभावित कर सके। यहाँ पर एक समान मूल्य बाजार में जारी रहता है, जिससे कि फर्म को यहाँ पर उसी मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचना पड़ता है। यहाँ पर वो मूल्य निर्धारक नहीं हो सकती, मूल्य ग्रहीता होती है। इसकी विशेषताओं के बारे में हमने जाना। क्रेताओं और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या होती है, जिसमें कि कोई भी क्रेता इस स्थिति में नहीं होता है कि वह अपनी माँग के अनुसार कीमत को प्रभावित कर सके, क्योंकि उसकी जो परचेज़ करने की शक्ति होगी, जिसकी क्रय करने की शक्ति होगी, वो कुल उत्पादन का एक छोटा-सा भाग होगी, जिससे कि वो क्रेता है, वो वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसके बाद इसमें समरूप वस्तुएँ होंगी। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म को हमेशा जो वस्तु उत्पादित की जाएगी या फर्म द्वारा या उद्योग द्वारा जो भी वस्तु उत्पादित की जाएगी, उनका रंग, रूप, आकार, गुण जो होगा वो समरूप होगा। इस प्रकार बाजार में कोई भी कीमत विभेद नहीं पाया जाएगा। फर्मों का स्वतंत्र रूप से प्रवेश और बहिर्गमन होगा। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने अथवा उससे बाहर जाने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। कोई भी फर्म जब चाहे उद्योग में प्रवेश कर सकती है और जब चाहे उससे बाहर निकल सकती है। अगला जो चर्चा का हमारा बिंदु था उसमें पूर्ण ज्ञान था। क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों को वस्तु की कीमत की पूर्ण जानकारी होगी। क्रेताओं को इस बात की जानकारी होगी कि भिन्न-भिन्न विक्रेता वस्तु को किस कीमत पर बेच रहे हैं। कीमत पर बेच रहे हैं और विक्रेताओं को यह जानकारी होगी कि उन्हें उस वस्तु का क्रेता कहाँ और किस कीमत पर प्राप्त हो जाएगा। पूर्ति के जो उत्पादन के साधन हैं, जो हमारे उत्पादन के साधन हैं, उसमें अर्थव्यवस्था में इनमें पूर्ण गतिशीलता होगी। परिवहन लागतों का अभाव होगा। इसके बाद हमने इसमें देखा था विक्रय लागतों का अभाव होगा, क्योंकि इसमें जो पूर्ण प्रतियोगिता में जो उत्पादक होगा, वो विज्ञापन प्रचार आदि पर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करेगा या ना के बराबर खर्चा करेगा। समान मूल्य प्रत्येक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित होगी। कोई भी विक्रेता अधिक कीमत नहीं रख सकेगा। उसकी माँग अगर रखता है तो उसकी पूर्ति की जो माँग है वो शून्य हो जाएगी। सरकारी हस्तक्षेप का अभाव होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। वस्तुओं के क्रेताओं और विक्रेताओं पर सरकार या किसी अन्य संस्था की ओर से कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। सरकार वस्तुओं पर किसी प्रकार का टैरिफ नहीं लगाती है। फर्म का कीमत ग्रहीता होना। फर्म पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रत्येक फर्म जो होती है वो कीमत ग्रहण करने वाली होती है, ना कि कीमत निर्धारण करने वाली होती है। इसके बाद परिचर्चा में हमने ये जाना कि क्या पूर्ण प्रतियोगिता एक मिथ्या कल्पना है, जिसमें मैंने आपको बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित वास्तविक संसार में कोई प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं है। इसलिए अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि पूर्ण प्रतियोगिता एक कोरी कल्पना मात्र है, जिसके अंतर्गत कीमत निर्धारण सिद्धांत की खोज करना व्यर्थ होता है। ना तो वास्तविक जीवन में ऐसी स्थिति मिलती है कि क्रेता और विक्रेता मूल्य को किसी अंश तक प्रभावित कर सकें, और ना ही फर फर्मों को उद्योगों में आने या बाहर जाने की स्वतंत्रता होती है। ना ही उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तु एक समान या समरूप होती है। ना क्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। ना ही क्रेता एवं विक्रेता स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ना कीमतों तथा लाभों का पूरा ज्ञान होता है। ना उत्पादक के साधन पूर्ण गतिशील होते हैं। अतः वास्तविक जीवन में हम कोई भी ऐसा प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं दे सकते जो कि पूर्ण प्रतियोगिता के समान हो। हाँ, इसके निकटस्थ कुछ उदाहरण मैंने आपको बताया, जिसमें विदेशी विनिमय बाजार था, कृषि बाजार था और इंटरनेट आधारित बाजार था। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि उद्योगों द्वारा कीमत का निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कैसे होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो उद्योगों द्वारा इसमें फर्म का कीमत का निर्धारण होगा, उसमें कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं, जिसमें पहली शर्त थी पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण उद्योगों की मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा होता है। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि उद्योग कीमत निर्धारक तथा फर्में कीमत स्वीकार करने वाली होती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में सारे बाजारों में केवल एक ही कीमत प्रभावी होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग रेखा
ओ एक्स अक्ष के समांतर होती है, अर्थात फर्म के लिए वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत औसत आय तथा सीमांत आय तीनों के बराबर होती है, अर्थात प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। इसके बाद हम लोगों ने परिचर्चा की इसमें फर्म का साम्य या कीमत निर्धारण कैसे होता है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में। तो इसमें मैंने आपको बताया कि साम्य की अवस्था में जो अल्प अवधि होती है, उसमें फर्म 3 अवस्थाओं को फेस कर सकती है, 3 अवस्थाएं उसके सामने हो सकती हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने इसमें चर्चा की। इसमें 2 विधियां मैंने आपको बताई जिसमें हम लोग निर्धारित करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के साम्य के में फर्म के साम्य को। उसमें पहली विधि थी कुल आय और कुल व्यय विधि, जिसमें कि 2 आवश्यक शर्तों का होना आवश्यक है। हमें ज्ञात होना चाहिए कि फर्म को वस्तु विशेष की विभिन्न मात्राओं की बिक्री से कितना आगम या आय प्राप्त होता है। उन वस्तुओं के उत्पादन पर फर्म कितनी कुल लागत व्यय करती है। एक फर्म समय संतुलन में होगी जब उसे कुल अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा होगा। फर्म के कुल लाभ का निर्धारण जो हम करेंगे, कुल लाभ बराबर क्या होगा, कुल आय माइनस कुल लागत, जिसका मैंने आपको रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण दिया और आपको बताया कि जहां पर हमारे कुल आगम और कुल आय वक्र की का जो अंतर है वो सबसे ज्यादा होगा, वहीं पर फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा और वहीं पर फर्म जो होगी साम्य की अवस्था में होगी और उद्योग जो है साम्य की अवस्था में होगा और वहां पर वो अपने उत्पादन की मात्रा को निर्धारित कर सकता है। इसके बाद लोगों ने अगला इसमें जो विधि देखी जिससे हम लोग फर्म के साम को निर्धारित कर सकते हैं, उसमें दूसरी विधि थी सीमांत आय और सीमांत लागत विधि, जिसमें आपको मैंने बताया कि 2 आधारभूत शर्तों का होना आवश्यक है। सीमांत लागत बराबर सीमांत आगत माइनस कीमत, और दूसरा बिंदु था संतुलन बिंदु पर सीमांत लागत वक्र ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होना चाहिए। अल्पकाल में इस प्रकार फर्म को 3 स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। या तो जब एक फर्म की जो औसत लागत है औसत आय से अधिक होगी तो फर्म को हानि होगी। यदि फर्म की औसत लागत औसत आय के बराबर होगी तो फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त, और यदि फर्म की औसत लागत औसत आय से कम है तो फर्म को सामान्य लाभ होगा। इन तीनों अवस्थाओं को हमने लोगों ने रेखा चित्रों द्वारा भी स्पष्टीकरण सब के माध्यम से समझा, जिसमें मैंने आपको रेखा चित्र के माध्यम से समझाया कि उद्योग में कुल मांग और पूर्ति की शक्तियों को जो हमने P1 बिंदु पर P1 PM कीमत द्वारा निर्धारित होती है। चूंकि फर्म के लिए यह कीमत निर्धारित है, इसलिए P1 बिंदु से एक P रेखा X अक्ष पर समांतर खींची जाएगी, अतः फर्म द्वारा स्वीकार की गई कीमत OM या PM है, जो कि हम लोगों ने रेखा चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण से समझा था। इसके बाद अगला जो में स्थिति थी वो थी सामान्य लाभ की, जिसमें आपको मैंने बताया कि रेखा चित्र के माध्यम में फर्म के साम की अवस्था में सामान्य लाभ की स्थिति को प्रकट किया गया है। लागत तथा आगम वक्रों का अध्ययन करने समय ज्ञात भी हुआ, जिसका रेखा चित्र मैंने आपको प्रदर्शित किया था, जहां पर साम्य बिंदु P था, PR इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू PM। जो औसत लागत है उसको PM से प्रदर्शित किया गया, जो औसत लागत बराबर औसत आगम है, इसलिए फर्म को यहाँ पर ना तो अधिक लाभ होगा ना हानि होगी, या तो अगर होगा तो सामान्य लाभ प्राप्त होगा, जिसको हम लोगों ने रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण के थ्रू समझा भी था। इसके बाद अगला जो उसमें विधि जो कंडीशन थी, जो स्थिति थी वो थी हानि। रेखा चित्र में जो हम लोगों ने आपके सामने प्रदर्शित किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि रेखा चित्र में फर्म के साम्य की अवस्था में हानि की स्थिति को प्रकट किया गया है। लागत तथा आगम वक्रों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि बिंदु P जहां पर MR इज इक्वल टू MC है, साम्य उत्पादन जहां पर OM, औसत लागत जहां पर MK है और औसत आगम MP के बराबर, इसलिए प्रति इकाई जो हानि हमारी होगी वो हमारी औसत लागत में औसत आगम को घटाने पर जो आएगी वो होगी, और जो कुल हानि होगी वो हमारी HPKS जो हमारा आयत बन रहा है उसके बराबर होगी। इसके बाद हम लोगों ने दीर्घकाल में कैसे उद्योगों का साम निर्धारित करते हैं इसके बारे में देखा। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योगों को साम्य की स्थिति में लाने के लिए 2 शर्तों के बारे में हम लोगों ने जाना। उद्योग की प्रत्येक फर्म व्यक्तिगत रूप से साम्य अवस्था में हो या उस उत्पादन की मात्रा पर होगा जहां पर की सीमांत लागत
सीमांत आगम के बराबर हो और सीमांत आगम रेखा को ठीक साम्य बिंदु के नीचे से काटा जा रहा हो, फर्मों की संख्या में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, या उस समय होगा जबकि औसत लागत औसत आगम के बराबर हो। ये दीर्घकाल में हमारे उद्योग का साम्य था, और दीर्घकाल में फर्म के साम्य के या कीमत के निर्धारण के बारे में हम लोगों ने जाना। उसमें मैंने आपको बताया कि दीर्घकाल में मांग में परिवर्तन के अनुसार पूर्ति में भी परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। यदि फर्म की औसत लागत औसत आय से कम है, तो फर्म को असामान्य लाभ होगा। इस लाभ को देखकर कुछ नई फर्में उद्योग में की ओर आकर्षित होंगी और वस्तु की आपूर्ति बढ़ने के कारण उसकी कीमत गिर जाएगी और असामान्य लाभ समाप्त हो जाएगा। इसके विपरीत यदि औसत लागत औसत आय से अधिक है, तो फर्मों का लाभ सामान्य लाभ से कम हो जाएगा, अर्थात उन्हें हानि होगी, जिसके कारण कुछ अकुशल फर्में उद्योग को छोड़कर चली जाएंगी और वस्तु की पूर्ति कम होने के कारण उसकी कीमत बढ़ जाएगी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। इसकी दोनों स्थितियों को हम लोगों ने समझ लिया। अगर असामान्य लाभ उस व्यवसाय में हो रहा है या उस पर उद्योग में हो रहा है, तो उसकी ओर नए-नए उद्योग आकर्षित होंगे, नई-नई फर्में आकर्षित होंगी, जिससे कि वस्तु की पूर्ति बढ़ जाएगी और वस्तु की पूर्ति बढ़ने से उसकी कीमत गिर जाएगी। और अगर इसके विपरीत हमारा औसत लागत अधिक आ रहा है औसत आय से, तो हमें हानि होगी, जिसके कारण कुछ अकुशल फर्में जो हैं, वो उस उद्योग को छोड़कर चली जाएँगी और जो वस्तु की आपूर्ति है वहाँ पर कम होने लगेगी और उनकी कीमत बढ़ जाएगी। इस प्रकार दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त हो सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में कीमत निर्धारण करने की शर्तों में हमने बात की, जिसमें पहली शर्त थी औसत आय बराबर औसत लागत, क्योंकि दीर्घकाल में सामान्य लाभ प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर हमेशा औसत आय औसत लागत के बराबर होती है। दूसरा, औसत आय बराबर सीमांत आय, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत एक होने के कारण दोनों का बराबर होना आवश्यक है। इसके बाद सीमांत आय बराबर सीमांत लागत, क्योंकि अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए अगर हम अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहां पर इन दोनों का बराबर होना अनिवार्य या आवश्यक है। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होगी जहां पर औसत आय, औसत लागत, सीमांत आय, सीमांत लागत चारों वक्रों की रेखाएं एक दूसरे को काटती हूं। तो इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के कैसे होता है और उद्योग में कीमत निर्धारण कैसे होता है, अल्पकाल की अवधि में, दीर्घकाल की अवधि में, इसके बारे में जाना। पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, इसके बारे में जाना। पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक विशेषताएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म और उद्योग को अलग इकाई माना जाता है, जिसको हमने ये जानते हुए देखा कि उसमें फर्म क्या होती है। फर्म उद्योग की छोटी इकाई होती है, जो कि एक सामान्य स्तर पर अपने उत्पादन को कर रही होती है, जबकि उद्योग फर्मों का एक समूह होता है और उन फर्मों के एक समूह को प्रदर्शित करता है, जो कि हमारे उत्पादन को कि में एक विशेष योगदान देता है। उद्योग द्वारा यहाँ पर कीमत का निर्धारण होता है। फर्मों द्वारा कीमत का निर्धारण नहीं हो सकता, क्योंकि फर्मों का के द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं, वो कुल उत्पादन का एक छोटा-सा भाग होती हैं। इसलिए फर्में जो होती हैं, वो कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती हैं। केवल उद्योग द्वारा निर्धारित कीमतों को लागू करना या उन्हें अपनाना ही फर्मों के लिए यहाँ पर अनिवार्य है। यहाँ पर जो फर्में होंगी, वो कीमत ग्रहीता होंगी, कीमत निर्धारण करने वाली नहीं होंगी। इसके अलावा हमने ये भी देखा इसमें कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो कुछ विशेषताओं में ये देखा कि एक समरूप वस्तुएं होंगी। हर जो फर्म है एक ही प्रकार के रंग रूप आकार की वस्तुओं का निर्माण करेगी और बाजार में किसी प्रकार की वस्तु विभेद नहीं पाई जाएगी। फर्मों का यहाँ पर स्वतंत्र प्रवेश होगा और स्वतंत्र बहिर्गमन होगा। जब चाहे फर्म यहाँ पर व्यवसाय को में आ सकती हैं और उससे बाहर जा सकती हैं। उन्हें पूर्ण प्रतियोगिता का ज्ञान होगा।
इसके बारे में हम लोगों ने इस अध्याय में चर्चा की। इसके आगे की कार्यवाही के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। नमस्कार।